Dear friends, this is Ashish Charles from C4U classes. Today we are going to discuss 11th part of quantum mechanics unit. आज हम इस यूनिट के बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन पे हैं. मैंने यहाँ समराइजिंगली भी आपको एक एक करके टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा. फिलहाल सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो टॉपिक्स हमारे छूटे, फिर इस समरी वाले को समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, उस हिसाब से अब मैं बात करता हूँ. फिलहाल जो टॉपिक हमारा छूट गया था मैं उस पर पहले बात कर लेता हूँ. एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू. एवरेज वैल्यू एंड नहीं है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू. एवरेज वैल्यू भी वही होता है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी वही होता है. द एवरेज वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू ऑपरेटर ए. अगर कोई ऑपरेटर ए है, ऑपरेटर क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी सिस्टम का कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, कोई भी डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. तो किसी ऑपरेटर ए के लिए द एवरेज वैल्यू ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. तो किसी भी ऑपरेटर ए के रिस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू को या एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऐसे वाले ब्रैकेट से शो करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं. और इज इक्वल टू इसे सॉल्व करने का तरीका ये है, इंटीग्रेशन साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टाउ. डी टाउ कैसे निकालते हैं वो मैंने पोस्टुलेट्स वाले पॉइंट में जब आपको वॉल्यूम एलिमेंट और सिस्टम पढ़ाया था, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, SHO वगैरह, ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजन एटम और हार्मोनिक ऑसिलेटर और आपका रिजिड रोटेटर पढ़ाए थे, जितने भी सिस्टम, उसमें डी टाउ की वैल्यू मैंने सेकंड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये डी टाउ कैसे देखते हैं. तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ. फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर एक्स. यहाँ पे ऑपरेटर एक्स के लिए और ऑपरेटर एक्स स्क्वायर ऑपरेटर के लिए फॉर अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स. कोई 1D बॉक्स में कोई पार्टिकल है, उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑपरेटर एक्स के लिए और एक्स स्क्वायर ऑपरेटर के लिए. जबकि आपके पास जो लेंथ है 1D बॉक्स की लेंथ L है. तो आपको पता है 1D बॉक्स कैसे दिखाते हैं, 0 to L डिस्टेंस का ये आपके पास एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है. इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वेव की तरह मूव करते हैं, जैसे भी करते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पर, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ. तो उसके लिए एवरेज वैल्यू निकालना है. तो एवरेज वैल्यू फॉर एक्स ऑपरेटर के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो अभी आपने सीखा है कि एवरेज वैल्यू यहाँ पे ऑपरेटर क्या चल रहा है आपके लिए, एक्स चल रहा है. एक्स जो है वो किसको बताता था, आपके पास पोजीशन को बताता था. तो आप साई स्टार एक्स साई एक्स, पहले साई पर ऑपरेट करेंगे, साई और डी टाउ. आगे बढ़ाते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन लिमिट आपको पता है 0 to L 1 डायमेंशनल बॉक्स है, तो 1D बॉक्स के लिए लिमिट आपको दे रखी है 0 to L तक. साई स्टार आपको पता है 1D बॉक्स के लिए मैंने आपको पढ़ाया है कि हम जानते हैं, वी नो दैट √2/L साइन n पाई x अपॉन L. ये आपका 1D बॉक्स का क्या आता था, वेव फंक्शन. तो अगर आपके पास वी नो फॉर 1 डायमेंशनल बॉक्स साई इज इक्वल टू ये, तो साई स्टार करोगे तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यहाँ पे कहीं आई तो है नहीं जहाँ पे माइनस आई लगाओगे, तो साई स्टार भी यही रहने वाला है, जो कि क्या रहेगा, √2/L साइन n पाई x अपॉन L. फिर आपका ऑपरेटर x, फिर इंटू √2/L साइन L साइन n पाई x अपॉन L. तो ये आपका साई स्टार हो गया, ये x ऑपरेटर और ये आपका dx. अब इस x ऑपरेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, एक्चुअली जब आप इस ऑपरेटर को इससे ऑपरेट करोगे तो बस इस ऑपरेटर का बस एक ही, जैसे डिफरेंशिएशन करना होता, अगर ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स होता तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता. इस x ऑपरेटर को जब आप इस पर ऑपरेट करोगे तो इसका ऑपरेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का होता है कि x ने इससे मल्टीप्लाई होना है. तो जब इसने x सिंपली से मल्टीप्लाई होना है तो ये भी एक नया फंक्शन बन गया. जब ऑपरेटर x को आप इस पर ऑपरेट करोगे जिसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो x इंटू ये हो जाएगा. जब ये हो जाएगा तो 0 to L √2/L इंटू √2/L 2/L आएगा. और x तो ऐसा ही है, साइन x साइन n पाई x अपॉन L और साइन n पाई x अपॉन L, ये आएगा साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन L और आपका dx. अब आपको यहाँ पे से इसके बाद, यहाँ पे मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर जो आता है वो आपको, देखो आपको इसे सॉल्व कैसे करना होता है. तो पहले तो आपको इसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा. फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, तो एक आइलेट रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद वाला मानते हैं. तो आपको ये, आपके पास ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट
और इसे सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन डी एक्स, इतना सब कुछ काम करना पड़ेगा। जेडबीसी वालों के लिए मैं इसे और सिंपल बनाता हूँ, पीसीएम वाले भी हैं तो भी आप याद रखो कि आप जब एक्स का एवरेज वैल्यू सॉल्व करोगे इसके आगे जा करके, तो आपके पास ये कितना आया था 2/L, तो ये है ही। इसे सॉल्व करके आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना कि इसका आंसर L² है। ये 1-2 पेज की कैलकुलेशन करने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, L² आता है। तो आप x का एवरेज वैल्यू निकालोगे 1D बॉक्स के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालोगे तो L से L कटेगा तो ये बन जाएगा आपका 12/4, जो कि सॉल्व करके आपका आंसर कितना दे देगा L/2। तो L/2 एवरेज वैल्यू आता है 1D बॉक्स के लिए। अब आपको यही काम x² के लिए करना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे आगे सॉल्व करके कितना आता है। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन तो आपका हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन, इसको आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं x² के लिए, अब आपको दूसरे के लिए x² के लिए जाना है। तो आपको x² का सॉल्व करना है, तो x² का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। तो x² के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेटर x का x² हो जाएगा, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब x² को आप ये ऑपरेटर को जब आप इस फंक्शन पर अप्लाई करोगे जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो x² इंटू यही आएगा, तो यहाँ पे x की जगह बस x² आ जाएगा। तो x² आ जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करोगे, इसे आगे बढ़ाओगे तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट सेकंड वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन बहुत बड़ा कैलकुलेशन देगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी। तो आपको सीधे याद रखना है कि इसको सॉल्व करने पर एवरेज वैल्यू फॉर x² फॉर 1D बॉक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ x² फॉर 1D बॉक्स, इट गिव्स L² माइनस L की क्यूब अपॉन 3 माइनस L² ये आंसर आता है। तो एवरेज वैल्यू फॉर x², आपको देखो इसे सॉल्व करना था, आपको याद भी नहीं रखना, इसे सीधे याद रखना है L की क्यूब अपॉन 3 माइनस L² ये आंसर आता है। ठीक है, आप सिंपली इसे याद रख सकते हो। तो आप 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता दूँ कि 1D बॉक्स के लिए एवरेज वैल्यू कैसे कैसे आते हैं। एवरेज वैल्यू फॉर x, अगर आप x का एवरेज वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करने का तरीका बस ये है, पहले साई स्टार किया, फिर a किया, फिर साई किया, फिर सॉल्व किया, जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन करके वो आपका आंसर। x के लिए सॉल्व करोगे तो x के लिए सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आया था L/2 आपका आंसर आया था। x² के लिए आप जब इसे सॉल्व करते हो, एवरेज वैल्यू फॉर x² फॉर 1D बॉक्स L की क्यूब अपॉन 3 माइनस L²/2n²π²। अब आप x की पावर 3 के लिए इसे सॉल्व करोगे तो x की पावर 3 के लिए आपके पास ये आंसर देता है, सॉरी L की क्यूब नहीं होता, L²/3 होता है, L²/3 होता है। और यहाँ पे x की क्यूब के लिए करोगे तो L की क्यूब अपॉन 4 माइनस समथिंग अपॉन n आता है, इतना x की क्यूब के लिए वो कभी नहीं पूछेगा। x की पावर 4 के लिए आप इसे सॉल्व करते हो तो ये L की पावर 4/5 आंसर देता है, माइनस समथिंग अपॉन n देता है। मैं ये चीज़ें शॉर्ट में क्यों लिखा रहा हूँ आपको अभी बताता हूँ। ये MSc के बाद नेट का एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए। तो अगर आप इस पेपर को देखोगे तो इस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। L की क्यूब अपॉन 4, देखो आप ध्यान से देखो, x है तो पावर L की 1 ही चल रही है, अपॉन 1 ज़्यादा हो गया। x² है तो पावर L की 2 ही चल रही है, अपॉन 3 हो गया। x की पावर 3 है तो 3 पावर चल रही है, 1 बढ़ गया 4 है तो L की पावर 4 चल रहा है और एक नीचे बढ़ गया 5, और समथिंग अपॉन n, समथिंग अपॉन n, इसमें भी समथिंग अपॉन n ही है। तो उसने पूछा था कि अगर आपके पास n इन्फिनिटिव हो जाए तो x की पावर एवरेज वैल्यू फॉर x की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपके पास n 0 हो जाए, एनर्जी लेवल 0 हो जाए, तो आपके पास x की क्यूब कितना रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले से देखो कि L की क्यूब अपॉन 4 माइनस समथिंग अपॉन n, जब n की जगह आप 0 लगाओगे तो समथिंग अपॉन n जो आएगा वो आएगा इन्फिनिटिव, अगर आपके पास एनर्जी लेवल इन्फिनिटिव हो जाए, तो अगर n की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाए तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटिव की वैल्यू होती है 0। तो x की क्यूब n इक्वल टू इन्फिनिटिव पर कितना देगा,
L की पावर 3/4। ये एक बार नेट में भी क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। तो होप आपको ये एवरेज वैल्यू वाला एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझ आ गया होगा। अगर आप यही काम वन डायमेंशन बॉक्स की जगह किसी और फंक्शन मतलब ऑपरेटर तो यही रहेगा, ऑपरेटर तो जो भी दिया होगा x² जिसके लिए भी दिया होगा उसके लिए करोगे, लेकिन आपको वेव फंक्शंस पता होने चाहिए। तो मैं आज आपको शॉर्ट समराइजिंगली वो चीज़ें क्लियर करता हूँ धीरे धीरे करके। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो मैंने आपको बोला है कि कभी भी आप जब यूनिट की प्रिपरेशन करते हो तो एक बार लास्ट में समरी वाले नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एक्चुअली समरी वाले नोट से आपको एक सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये होता है कि जब आप समरी वाले नोट्स बनाते हो तो आपको सबसे पहले तो ये पता चलता है कि आपको क्या क्या आता है, कि आपके कितने टॉपिक कवर हो चुके हैं, कितना आपको आता है। और उससे भी अच्छी बात ये पता चलती है कि आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते। जब कोई टीचर पूछता है आपसे कि आपको क्या नहीं आता है तो आप एटलीस्ट यहाँ से देख के बता सकते हो कि हाँ मुझे ये पता है, ये नहीं पता, तो फिर आप उन्हीं पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रह पाती हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें याद रह पाती है समराइजिंगली पढ़ने से। क्योंकि मैं भी इस यूनिट को आज मैं एंड कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट बिना देखे ही मैं इस यूनिट को पूरा करवा रहा था, तो ये पूरी यूनिट मैंने ख़त्म भी कर दी है। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बात करी थी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कोई भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, उसके वेव नेचर को दिखाने के लिए एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। del 2 psi over del x2 प्लस del 2 psi over del y2 प्लस del 2 psi over del z2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। ऐसा मैंने डेरिवेशन के साथ भी मैंने सब बताया था। पोस्टुलेट्स, क्वांटम मैकेनिक के पोस्टुलेट, किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के मोशंस वगैरह को दिखाने के लिए आप एक वेव फंक्शन से उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो जिसे साई से डिनोट करते हैं। साई डेल साई ओवर डेल एक्स, del 2 psi over del x2 मस्ट बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर हमने आपके पास आइगन वैल्यूज़ और एवरेज वैल्यूज़, ऑपरेटर्स, और मैंने वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी वो था सिस्टम्स, 1 डायमेंशन बॉक्स, 2 डायमेंशन बॉक्स, 3 डायमेंशन बॉक्स, और आपके पास 1D SHO, रिजिड रोटेटर, और आपके पास हाइड्रोजन एटम। तो उनके लिए डी टाउ, जब हम डी टाउ वर्ड यूज़ करते हैं तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिखते हैं, तो 5-6 पॉइंट पे मैंने इन पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन किया था। तो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक पे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, मैं इसे थोड़ा सा मैंने एक बार पहले भी ये क्लास में बता चुका हूँ। मैंने आपको बोला था कि सपोज d/dx एक ऑपरेटर है, आपने इसे किसी फंक्शन पर अप्लाई किया, तो ये जैसे एक फंक्शन है, आपने इस पर फंक्शन पर अप्लाई किया। ऑपरेटर क्या होता है? जब आप ऑपरेटर को किसी एक फंक्शन पर अप्लाई करते हो तो एक नया फंक्शन आता है, आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर 2x आएगा, फिर 2x का करते हैं तो 2 आता है। तो आप ध्यान से देखो कि आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वही फंक्शन दोबारा लौट के आ गया। अगर ऐसा होता है विथ कांस्टेंट क्वांटिटी या कांस्टेंट नंबर, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइगन, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड आइगन ऑपरेटर, और दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो अगर आप कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन साई पर अप्लाई करने पर वही फंक्शन साई लौट के आ जाए विथ कांस्टेंट नंबर, देन दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड आइगन ऑपरेटर। तो इस पे मैं आपको थोड़ा बात कर चुका था, किसी को और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने बात करी थी फिर सिस्टम्स की, कौन कौन से सिस्टम हमने पढ़ाए हैं? 1 डायमेंशन बॉक्स, 2 डायमेंशन बॉक्स, 3 डायमेंशन बॉक्स, रिजिड रोटेटर, 1D SHO। मैं इसको अभी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। मतलब वैसे तो मैंने हर एक बॉक्स को, हर एक सिस्टम को मैंने क्लियरली बताया है, क्लियरली समझाया है। 1D SHO कल वाले पार्ट में मैंने 1D SHO पे ही बात करी थी। थोड़ा सा रिजिड रोटेटर के बारे में मैं आज थोड़ा सा एक पॉइंट ये बात कर लूँगा। नॉर्मलाइजेशन, किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज होने के लिए एक कंडीशन थी कि साई जो भी वेव फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो, उसे वेव फंक्शन साई के साथ मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, 1 आता है अगर सॉल्व करके तो वो नॉर्मलाइज है, 1 नहीं आता तो नॉर्मलाइज नहीं है। अगर आपके पास 2 अलग अलग फंक्शन है साई m और साई n, तो किसी एक का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो और उसके साथ देखने पर अगर सॉल्व करने पर आपका 0 आंसर आता है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों वेव फंक्शन आपस में ऑर्थोगोनल है। और एक एक्सपेक्टेशंस वैल्यू पे बात करी, वो मैं आज आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो 1D बॉक्स के लिए मैं सारे शॉर्ट में भी समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, और हम बात करेंगे थोड़ा सा रिजिड रोटेटर पर, और बाकी मैं इस यूनिट के सारे टॉपिक आपको कवर कर चुका हूँ। तो बधाई हो आपको भी और मुझे भी कि आपकी यूनिट ख़त्म हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
बात करते हैं हम आपके सामने रिजिड रोटेटर की। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं। रिजिड रोटेटर एक्चुअली क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है केमिस्ट्री की वो ब्रांच, जिसमें आप कोई लाइट रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल को देते हो और मॉलिक्यूल में आपके पास लाइट पड़ने पर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस उस इंटरेक्शन की स्टडी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब लाइट रेडिएशन किसी मैटर पर पड़ती है तो उसमें स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ट्रांसमिशन और भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत सारे फिनोमिनाज पॉसिबल हो सकते हैं। और बहुत सारे फिनोमिनाज पॉसिबल हो सकते हैं तो उसमें आप रेडियो वेव देते हो तो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस रोटेट करता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। आईआर देते हो तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। अगर आप माइक्रोवेव रेडिएशन देते हो तो मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं ऐसे। अगर मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो आप उसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये सपोज HCl है, तो HCl का मॉलिक्यूल आपने इसमें लाइट रेडिएशन डाली, ये रोटेट कर रहा है। अगर ये रोटेट करते करते अपने बीच की डिस्टेंस H और Cl है और HCl के बीच का बॉन्ड ना बदले, उनकी डिस्टेंस सेम रहे और ये अपनी पोजीशन मतलब ये रोटेट करते रहे, लेकिन उस पूरे रोटेशन के दौरान इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहती है, तो आपके पास इसे कहते हैं रिजिड रोटेटर। और अगर इसकी डिस्टेंस में चेंज आ जाता है तो उसे नॉन रिजिड रोटेटर कहते हैं। सिंपल सी कहानी बस इतनी सी है। बाकी रिजिड रोटेटर के लिए मैं आपको इसको नॉर्मलाइज, इसका जो वेव फंक्शन होता है वो e की पावर im5 होता है, और हमें पता है डी टाउ मैंने लिखाया है, d5 लेते हैं और लिमिट 0 to 2π ली जाती है। तो अगर आप इसे नॉर्मलाइज करना चाहें, मैंने पहले भी बताया है कि साई स्टार साई डी टाउ को चेक करते हैं, अगर ये 1 आएगा तो नॉर्मलाइज, नहीं आता तो नॉर्मलाइज नहीं है। तो 0 to 2π लिमिट होती है, 0 to 2π साई स्टार, साई क्या है e की पावर im5, तो ये मैं पहले भी प्रूफ कर चुका हूँ, मैं फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ। e की पावर im5 साई स्टार की मतलब i की जगह -i लगाया, e की पावर -im5, साई की जगह फिर से e की पावर im5 और d5। आप ध्यान से देखो तो 0 to 2π और e की पावर im5 और e की पावर -im5, e की पावर 0 जो कि 1 आ जाएगा, 1 आने के बाद d5 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल होकर के आंसर 5 आ जाएगा। 0 to 2π, 2π - 0 लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका आंसर 2π आ जाएगा। तो 2π आ गया जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो 1 के इक्वल नहीं है तो आप इसे नॉर्मलाइज कराने के लिए क्या करते हैं, n साई लेते हैं। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, 1 साई स्टार साई डी टाउ इंटीग्रेशन n की वैल्यू 1 ये आया था 2π, उसका अंडर रूट कर देंगे तो 1/√2π। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज गिवन बाय नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1D SHO 1D सॉरी फॉर रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर विल बी गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, रिजिड रोटेटर विल बी गिवन बाय कैसे दिया जाता है, n साई से। तो n साई विल बी इक्वल टू, n की वैल्यू आपने अभी निकाली 1/√2π e टू दी पावर im5। तो ये 1D रिजिड रोटेटर के लिए नॉर्मलाइज वेव फंक्शन 1/√2π e टू दी पावर im5 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी हम आपको आगे बढ़ाते हैं, पॉज करके सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। समराइजिंगली हम सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ बॉक्स का। तो आपने जो भी सिस्टम पढ़े हैं, आपने पढ़ा है 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स। 3D बॉक्स के बाद आपने जो सिस्टम पढ़ा है वो पढ़ा है रिजिड रोटेटर, और जो पढ़ा है वो कल जो हमने बात करी थी 1D SHO की। तो 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए वेव फंक्शन आप याद रख सकते हो √2/L साइन nπx/L। तो इसके लिए क्या होता है, √2/Lx साइन nx πx/Lx, √2/Ly साइन ny πy/Ly। ये 2D बॉक्स के लिए। 3D बॉक्स के लिए रूट यही चलेगा, फिर y वाला चलेगा, फिर z वाला चलेगा। तो सेम वेव फंक्शन ये चलते हैं। इसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया था, n²h²/8ml²। इसकी एनर्जी निकालने के लिए क्या होगा, nx²h²/8ml² ny²h²/8mly²।
स्क्वायर बॉक्स के लिए एल एक्स और एल वाई सेम हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ, तो एल पढ़ लेंगे, तो ये आपका एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। इसके बेसिस पर हमने एनर्जी लेवल के बेसिस पे डीजेनरेसी वगैरह समझाया था। सिमिलरली 3D बॉक्स के लिए, क्यूबिक बॉक्स के लिए बात कर रहा हूँ, एल एक्स एल वाई एल जेड सेम हो जाएगा, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ये आता है 3D बॉक्स के लिए। डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ और मैं इस वेव फंक्शन की बात मैं इससे और इससे कंपेयर करके समझा चुका हूँ। रिजिड रोटेटर के लिए अभी आपने देखा कि वेव फंक्शन 1/√2 पाई e⁻⁵ वेव फंक्शन आता है। और 1D बॉक्स के लिए हमने बात करी थी β/π⁴ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट e⁻βx² आता है। 1D SHO को आप लोग सही से करना कि शायद हमने कोई कैलकुलेशन में गलती करी है इस 2 को मानते हुए या ना मानते हुए, तो एक बार उसे चेक कर लेना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट में पूछ लेना, आई विल क्लियर दिस टॉपिक वंस अगेन ऑल्सो, बट आप पूछ लेना, एक बार ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा शायद 2 या कुछ और आया है, जबकि β/π⁴ e⁻βx² आता है। बाकी हमने एवरेज वैल्यू 1D बॉक्स के लिए जब निकाला है तो ये L/2 आपको आंसर देता है, x स्क्वायर का आंसर L²/3 - L²/2n² π² था, और x की पावर 3 के लिए कितना बताया मैंने, L3/4 माइनस समथिंग अपॉन n। इस पे बेस्ड एक नेट का क्वेश्चन भी बोला है मैंने। तो इस तरीके से ये एवरेज वैल्यूज़ सब कुछ मैंने आपको पूरा क्लियर कर चुका हूँ, इस यूनिट को पूरी तरीके से समझा चुका हूँ, पूरी तरीके से अपना सारे आप देख लेना कि कोई सा भी टॉपिक नहीं छूटा होगा। सिलेबस के यही टॉपिक्स हैं, देख लेना आप लोग। सिलेबस फिर से भेज देता हूँ, और सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं। किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इतना साथ बना के रखा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दें, और बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के पीछे, तो आप लोग उसको बदले में आपने प्यार देना है जो आप देते आए हो, आगे भी साथ बनाए रखें। बाकी फिलहाल तब तक जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।